Good morning, students. Today we will revise lesson 2 atomic structure in chemistry class. First of all, we will discuss the importance of this chapter. जो आज की डेट में हम एटम का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से डिस्कवर होकर आया, वही पूरी डिटेलिंग इस चैप्टर में करी गई है। केमिस्ट्री को दो ग्रुप में हम स्टडी करते हैं, एक एंशिएंट केमिस्ट्री कहलाती है और एक मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ स्टार्ट हुई थी, उसमें एक पॉइंट उनका कंट्रोवर्शियल हो गया था। और कंट्रोवर्शियल भी इसलिए हो गया था क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। और वो पॉइंट क्या था, उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था कि एटम इज़ इनडिविजिबल, मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होते रहे, नए इक्विपमेंट्स हमारे पास आते रहे, नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, और माइकल फेराडे के इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसमें ये निकल कर आया कि जो एटम है इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर। और एटम इज़ मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हुई। फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्टिकल्स, जो एक एटम का पार्ट होंगे ही होंगे। और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके डिस्कवरीज भी इसी ऑर्डर में हुई हैं। यू हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात बताई गई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। उसके बाद ये निकल के आया कि जिस तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था और कैथोड रेज या कैनाल रेज की बात हुई, राइट। और बाद में जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियस की बात करी, तो वो प्रोटॉन की पोजीशन भी उन्होंने बताई। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की हम बात करते हैं और प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जब हम देते हैं, तो दोनों को ही देते हैं, गोल्डस्टीन को भी और साथ ही साथ रदरफोर्ड को भी। क्योंकि जो रेस की बात, कैनाल रेस की बात हुई थी, और जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो गोल्डस्टीन ने ही किए थे। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के काफ़ी साल बाद, यानी रदरफोर्ड ने 1920 में ही बता दिया था कि एक और पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1920 के बाद 1932 में, यानी 12 साल के बाद, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था और एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू किया था। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हमने पढ़ तो रखी हैं, लेकिन अभी वो हमारे जो सिलेबस रिवाइज होकर आया है उसमें नहीं है। जो सिलेबस रिवाइज होकर आया है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्ड्स मॉडल से शुरू होता है, राइट। लेकिन हम इन सब चीज़ों को समझे बिना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज और उनका नेचर समझे बिना हम आगे बात ही नहीं कर पाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और रिमूव भी सीबीएसई ने इसलिए किया है कि वो ये अज्यूम करके चल रहा है कि आप 9th क्लास में इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ चुके हो। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट तक जो डिलीट किया गया है वो पोर्शन, वो यही अज्यूम करके किया गया है कि आपने 9th क्लास में उसको पढ़ा है। एनीवेज, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल कर आए। उसके बाद ये हुआ कि अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं, एक एटम में उनका अरेंजमेंट क्या होता है। एक 3 डायमेंशनल पिक्चर की या इमेज की हम बात करें, जिसको हम वन वर्ड में बोलते हैं मॉडल, कि मॉडल क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से अरेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा। तो फिर उसके अरेंजमेंट की बात हुई, उसके लिए मॉडल प्रेजेंट किए गए। मॉडल को हम क्या बोलते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक मिनिएचर है मॉडल का, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ पे हो सकती हैं हमारी। ठीक है, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने अपने मॉडल प्रेजेंट किए। उसमें से आपने जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बात करी है, अपने ड्रॉबैक्स थे, फेल हो गया मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया जहाँ उन्होंने एक पिक्चर दी कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो बहुत ही हार्ड होता है, स्मॉल इन साइज होता है, कॉन्क्रीट होता है, और पूरा एटम का मास उसी के अंदर यानी न्यूक्लियस में ही होता है।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। अब यही चीज़, क्योंकि रदरफोर्ड के भी मॉडल में काफ़ी सारे ड्रॉबैक थे, जो एक मेन ड्रॉबैक था कि वो ये कि ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ट्राई करते रहे और जो मॉडल हमारे पास आता है उसके बाद वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल तक हम डायरेक्टली जंप नहीं करते, हम बीच में बात करते हैं रेडिएशंस की, या फिर एक थ्योरी की जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि अभी हमने बात करी कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो कहाँ से निकल के आया? वो उन्हीं सारी स्टडीज से निकल के आया जब हमने मैटर और लाइट को आपस में इंटरैक्ट कराने की कोशिश करी। तो रेडिएशंस, या फिर हम उसको बोलें लाइट, एक सिंगल वर्ड में अगर हम बोलें कि लाइट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले हम उसी को ही डिस्कस करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और लाइट का नेचर क्या होता है। ठीक है। रेडिएशन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिएशन इज़ बेसिकली एमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी एमिट हो रही है, और वो रेस जो हैं या वो जो वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है प्रोपिगेट करने की, वो प्रोपिगेट करती रहती हैं। ठीक, तो वो हमारे रेडिएशंस होते हैं। और जो लाइट है, उस लाइट के नेचर की बात हुई। नेचर से मतलब कि किस तरह का नेचर होता है, तो लाइट के डुअल नेचर की बात हुई कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। डुअल नेचर, डुअल मीन्स डबल नेचर, कि लाइट या रेडिएशंस वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है कि एक वेव की तरह भी बिहेव करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, और वेव की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके साथ वेव लेंथ होगी, उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी, उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होगी, तो वो सारी चीज़ें वेव के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो लाइट के साथ भी एसोसिएटेड हैं। और फिर लाइट के पार्टिकल नेचर की भी बात हुई। ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पहले यही देखेंगे कि वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक। और ये भी देखना है कि लाइट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेव नेचर के साथ मैच नहीं कर रही हैं, वहाँ पे हम उसके पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो अभी जो हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितने भी रेडिएशंस हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जब हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है, और वो अरेंजमेंट किस बेसिस पे हो सकता है? वो अरेंजमेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से हो सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे हो सकता है, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं हम। जब भी किसी चीज़ को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके चलते हैं। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी हो सकता है। तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब हम उनको अरेंज करते हैं किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी हमारे रेडिएशंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, उनको देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेडिएशंस, जिसमें इसे इसलिए बॉक्स के अंदर कर रखा है क्योंकि यही वाला हमारे रेडिएशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। विबग्योर की बात होती है, विजिबल रीजन है हमारा। इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। अब ये जो लाइंस बना रखी हैं एरो के, अगर हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं तो बेसिकली होता क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ इंक्रीजेस, यानी अगर हम गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। और वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, यानी अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो एनर्जी के टर्म में अगर हम बोलें तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी जिसको हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। और फ्रीक्वेंसी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? हम बोलते हैं न्यू, NEU, न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि यूवी रेज और
माइक्रोवेव्स में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होगी लेकिन एनर्जी कम होगी। इसलिए हम तो एनर्जी के टर्म में बात करें कि कौन से रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो जिनके साथ सबसे ज़्यादा एनर्जी एसोसिएटेड है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेज, हमें हमेशा हमारे लिए ये हार्मफुल होती हैं। उसका रीज़न ही यही है कि उनके साथ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उनकी अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये सारे रेडिएशंस हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके हमारी सेल्स तक जा सकते हैं और सेल्स में म्यूटेशन कॉज करते हैं। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हमें एक्स रेज या यूवी रेज इन सब के एक्सपोजर में आने से बचना चाहिए, ठीक है। सेम वेज माइक्रोवेव्स, जिसके कंसेप्ट पे हमारे माइक्रोवेव जो घर में खाना कुक करने के लिए या वार्म करने के लिए यूज़ होते हैं माइक्रोवेव्स, या फिर रेडियो वेव्स जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, कंपैरेटिवली वो कम हार्मफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ एनर्जी कम एसोसिएटेड है। तो ये पूरा जो हमने अरेंजमेंट करके रखा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलावा में इस चैप्टर में और क्या क्या बात करनी है, तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एक तरह से बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें सब डिस्कवरीज़ की बात हुई है कि जैसे एज आई टोल्ड यू के एटम का स्ट्रक्चर जो आज की डेट में हम फॉलो कर रहे हैं, जो कंसेप्ट की हम बात करते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, वो सारे कंसेप्ट कहाँ से निकल कर आए। तो स्टार्टिंग हुई थी डिस्कवरीज़ के साथ, उसके बाद मॉडल्स प्रपोज हुए, और जैसे जैसे हमारे पास और प्रिंसिपल्स फेनोमेना आते रहे तो उनको प्रूफ करने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, राइट। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फिनोमेना है। फिर आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, लेकिन बोर के भी एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक रह गए। उसको ओवरकम करने के लिए ये चीज़ निकल के आई कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर ये कहें कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं या जो मैटर होता है, उसके भी डुअल नेचर की बात हुई। तो आगे आप पढ़ेंगे कि उसका डुअल नेचर था, ठीक है। किसने प्रपोज किया था? डी ब्रॉगली ने। उसी के साथ एक कंसेप्ट और आया हाइजेनबर्ग, और फिर ये निकल के आया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, जो शेल्स में चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन की कहाँ मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी उनकी फाइंडिंग की बात करते हैं, तो हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की जो बात हुई, वो भी किस पे बेस्ड थी? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और उससे हमारे पास ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। और फिर एक चीज़ और आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ, कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स, कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ मिल सकते हैं, उनकी फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, तो हम विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हम वो चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अगर मेन पार्ट्स हम देखें, तो इस टॉपिक के मेन पार्ट्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद जो हम बात करते हैं वो हम लाइट का पार्टिकल नेचर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं। फिर हम आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब का मास भी होता है और ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो हम डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स, जिसमें से हमने अभी स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी रेडिएशंस हैं उनको हमने वेवलेंथ के हिसाब से या एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया। और ये सारे के सारे रेडिएशंस जो हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जल्दी से हम आ जाते हैं कि वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जब हम वेव की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वेव की 5 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ हम कैसे बोलते हैं? पहले तो यही समझ लीजिए कि वेव कैसे जनरेट होती है। कोई एक वाइब्रेटिंग सोर्स हमने लिया और उस वाइब्रेटिंग सोर्स से ये वेव्स जनरेट हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक स्टैग्नेंट वाटर है उसमें आप पेबल या स्टोन डाल दीजिए तो वेव्स वहाँ पे फॉर्म होने लगती हैं, ठीक है ना, जिनको हम मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। तो ये वेव आ रही है, ये हमने एक्स प्लस और माइनस बना रखा है कि ये जो ऊपर की तरफ पार्ट आ रहा है, या फिर ये बोले प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ये है वो क्रेस्ट, और नीचे जो आता है उसे ट्रफ बोलते हैं। और वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट
क्रेस्ट भी हो सकते हैं और ट्रफ भी हो सकते हैं। वो वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस से तो कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं मेजरमेंट की, आइदर एंगस्ट्रॉम, म्यूमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। हम इसको डिस्टेंस वेवलेंथ का किसी भी यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद वेव की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से, ठीक है। और h और न्यू क्या हो जाएगा? इट्स डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो पहला हमारे पास जो एक फॉर्मूला निकल के आता है वो है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे आज की क्लास में। तो ये आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी होती है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाई द वेव, और वही हम उसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। फिर चौथी प्रॉपर्टी वेव की है वेव नंबर, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू का सिंबल बनाया और ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ करी, इसे कहते हैं न्यू बार। और न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वेव की वो है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रो, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हाइट, और अगर इधर की तरफ जाएंगे एक्सेस के नीचे तो ये हो जाएगा डेप्थ। तो हाइट या डेप्थ जो है उसको हम बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्रेस्ट या ट्रो की जो हाइट और डेप्थ है, ठीक। एक और प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, 5 तो ये हो गई मेन। टाइम पीरियड भी होता है। टाइम पीरियड बेसिकली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इट इज़ द टाइम टेकिंग बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल और 1 वाइब्रेशन, ठीक है। तो वो हो जाता है फॉर्मूला t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। So this is about wave and its properties, and the formulas are there to solve the numerical problems based on this topic. अब क्विकली एक और टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेसिकली जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की भी बात करेंगे इनटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, राइट। तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कलर्स। जो वाइट लाइट है वो बेसिकली 7 कलर्स से मिलके बनी होती है। तो अगर हम किसी डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के थ्रू, जिसको हम प्रिज्म भी बोलते हैं, अगर पास कर रहे हैं तो हमें डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है या डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को मिलता है। एंड एक स्क्रीन पे हमें 7 कलर्स या अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स ऑब्टेन होते हैं। दैट इज़ ओनली कॉल्ड विबग्योर, ठीक है। लिख के देखें तो विबग्योर जो कलर्स हमें मिलेंगे वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, और एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर के साथ एसोसिएटेड होगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉयलेट कलर के साथ एसोसिएटेड होगी। यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम की भी बात करी थी कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ रेडिएशन जो स्पेक्ट्रा है वो 2 तरह का हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एमिशन को भी फिर हमने 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। इसको पढ़ने का एक रीज़न ये भी था कि हमें ये बाद में बताना था कि अगर हम बोर्स मॉडल पूरी तरह फॉलो करते हैं तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि एनर्जी अगर कॉन्टिन्यूअसली एमिट हो रही है तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब एक एटम का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है तो वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होता है, जो ये शो भी करता है कि एनर्जी का एमिशन, राइट, कंटिन्यूअस नहीं होता है।
और एनर्जी का एमिशन हमें बाद में जाके चीज़ पता चली कि एनर्जी तभी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र होता है, चाहे हायर शेल में जाए चाहे लोअर शेल में जाए। ठीक है, इसीलिए ही एटम का जो स्पेक्ट्रा है, एटम का स्पेक्ट्रा बहुत ही स्पेशल है। हमेशा एटम के स्पेक्ट्रा अपने आप में यूनिक होते हैं और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन करते हैं वो। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरह से एमिशन और एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि जब हमें कलर्स मिलें, जैसे ये जो विबग्योर है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब है कि सारे कलर्स एक दूसरे में से इमर्ज होते हुए निकलेंगे, कलर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। और जब दो कलर्स के बीच में गैप आ जाता है, जिसको हम डार्क बैंड कहते हैं, काला अंधेरा वाला बैंड, यानी दो कलर्स के बीच में डिफरेंस या काला हमें दिखाई दे रहा है, काले कलर का बैंड भी आ रहा है, तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और एक एटम के साथ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ही फॉर्म होता है। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करी थी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमने कहा था कि हमें यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स की अलग अलग लाइंस मिलती हैं। ठीक है, और जो लाइंस मिलती हैं उनको हमने 6 सीरीज में डिवाइड किया था। वो सीरीज थी लाइमन सीरीज जो यूवी रीजन में मिलती है, देन बामर सीरीज जो विजिबल रीजन में बनती है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज ऑब्टेन होती है, तो बामर, देन पैशन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रे, जिसमें से ये 3 आईआर रीजन में और हम्फ्रे सीरीज जो है वो फार आईआर रीजन में फॉर्म होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ हमारे पास 2 फॉर्मूला है। एक रिट्स ने फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रपोज किया था टू फाइंड द वेवलेंथ्स ऑफ वेरियस हाइड्रोजन लाइन, और वो फॉर्मूला है न्यू बार, जिसको हम 1/λ भी लिखते हैं या न्यू बाई सी भी लिखते हैं, इज इक्वल टू आर 1/x² माइनस 1/y², जिसमें से आर यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और जिसकी कांस्टेंट है वैल्यू रहती है, तो जिसकी वैल्यू ये है, और एक्स और वाई जो है वो यहाँ पे हमारे जो है वो इंटीजर्स होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं शेल नंबर। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं या शेल नंबर होते हैं। और y की वैल्यू जो यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमेशा x से ज़्यादा होगी एटलीस्ट बाई 1। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 2 होगा, और अगर ये 2 है, x अगर हमारा 2 है तो y हमारा 3 होगा। तो एटलीस्ट एक नंबर से ये ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। फिर एक और फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हमें एक ट्रांजिशन से मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, थर्ड से मान लीजिए वो फर्स्ट में जंप कर रहा है या थर्ड से फिफ्थ में जंप कर रहा है, तो एक ट्रांजिशन जो हो रहा है उसमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो कि कितनी लाइंस हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे भी n2 बेसिकली यही y2 है, जैसे हमने x2 y2 रखा था, इसकी जगह पे हम यहाँ पे n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर भी कर सकते थे, और यहाँ पे भी यही है, n2 हमेशा हायर शेल होगी और n1 हमारी लोअर शेल होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी हो एक ट्रांजिशन में कितनी लाइंस का फॉर्मेशन होगा या स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला। और जो भी पैटर्न ऑफ लाइंस मिल रहा है एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, हमें जो भी पैटर्न मिल रहा है लाइंस का, स्पेक्ट्रल लाइन का, वो हर एटम की अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी बताया था ना कि हर एटम एक यूनिक स्पेक्ट्रा बनाता है, कभी भी 2 एटम के स्पेक्ट्रा मैच नहीं करेंगे। और अगर हमें वो सारी चीज़ें स्टडी करनी हो तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है जो हमारे स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, वो बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह है। तो हम उसे स्पेक्ट्रम को ये भी कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम अगर हो, जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही एटम के अगर पूछा जाए एटम के फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, तो एटम के फिंगरप्रिंट्स उसके स्पेक्ट्रम ही होते हैं जो अपने आप में यूनिक होंगे। कभी भी 2 एलिमेंट्स के सेम स्पेक्ट्रा बन के नहीं आते हैं। इतनी डिटेलिंग करने के बाद, लाइट का वेव नेचर समझने के बाद, हमने लाइट का मैटर नेचर की भी बात करी थी कि किस तरह का उसका मैटर नेचर या पार्टिकल नेचर आएगा, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था। अब हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन डिटेल। इसके बाद स्टार्ट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव टॉपिक, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के जो मेन पोस्टुलेट थे उसमें बोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट।
और जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहते हैं, कोई भी एनर्जी वो लूज़ नहीं करते हैं, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। ठीक है, और हर स्टेशनरी ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में जाएंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए हायर शेल्स तक जाते हैं, और जब वो, उसे कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस, और जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हुए आते हैं। दैट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो बोर्ड ने भी हमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिए थे। एक एनर्जी कैलकुलेशन का उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना हो तो हम वो किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ एटम की जो ऑर्बिट्स हैं, जो शेल्स हैं, उनकी रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए भी उन्होंने हमको एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें से रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z, और ये 0.529 जो आता है उसके साथ यूनिट जो है वो है एंगस्ट्रॉम। तो इस फॉर्मूला से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेल की, और यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ शेल होगा, और z क्या होता है, z एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी शेल की, जिसको हम E भी लिख सकते हैं, En, यानी n नंबर ऑफ शेल की अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू E1। E1 क्या है, E1 इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलें तो 13.6 आती है, इनटू z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ की अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे फॉर्मूलाज आ गए जो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइजेस डिसाइड करी हैं कि हमें कॉपी में करना है, वो इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं, और उसी में ही आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज की लिस्टिंग भी मिलेगी। अगर आपके पास चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हैं तो आप बहुत ईजिली कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बोर्स के जब हम मेन मॉडल के ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका यही था कि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम बताया था वो या तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि ऐसी सारी स्पीशीज़ जिनमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसे हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, अगर उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारे पास आएगा Li2+। ठीक है, तो Li2+ क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ या फिर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जो बोर थे वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही साथ जो स्प्लिटिंग हो जाती है इसकी स्पेक्ट्रल लाइन की इनटू फाइन लाइंस, उसके बारे में भी इन्होंने कोई बात नहीं करी। और आगे जाके जब हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर आया, यानी डी ब्रॉगली कंसेप्ट आया, हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट आया, तो जो बोर्स की थ्योरी थी उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, और बोर्स की थ्योरी बहुत ही परफेक्ट एक 3D मॉडल ऑफ एन एटम भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स के शेप आते हैं, मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में भी बोर्स थ्योरी ने कोई बात नहीं करी थी। तो देयर वाज सो मेनी ड्रॉबैक्स, और जब ड्रॉबैक्स हमारे पास होते हैं तो हम फिर आगे की थ्योरीज पे बात करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे, डी ब्रॉगली कंसेप्ट की बात करेंगे, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।